वे जल्दी ही आस्था ने अरमान को देखा और वह अरमान की बेस्ट काली कॉफ़ी यानी कि ब्लैक कॉफ़ी लेकर वहां आई और टेबल पर रख देती हैं। अरमान को पता चल चुका था कि आस्था इस वक्त कमरे में है, लेकिन उसने मुड़कर आस्था की ओर नहीं देखता। फिर आस्था अपने छोटे छोटे से कदम बढ़ाते हुए सीधा अरमान पास गई। पीछे से उसने अरमान को जोरों से गले से लगा लिया और उसकी पीठ को गले से लगाकर सॉफ्ट वॉइस में बोली, आई एम सॉरी हब्बी, प्लीज माफ कर दीजिए ना। अब आगे पता नहीं हमें क्या हो गया है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन सा हो रहा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझेंगे और हमें माफ कर देंगे। अब जैसे ही आस्था ने थोड़े से प्यार से ये सारी इमोशंस बताए, अरमान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। बड़ी ही प्यारी सी उसके फेस पर मुस्कुराहट थी और उसने फटाफट से पीछे मुड़कर आस्था को अपने सीने से लगा लिया था और उसके होठों को चूमकर बोला, कोई बात नहीं वाइफी, वैसे भी मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी वाइफ एक नंबर की आफत है और वह कब क्या करती है उसे खुद पता नहीं होता है। तब आस्था अरमान के बटन के साथ खेलते हुए बोली, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तभी आस्था बड़ी ही मोहब्बत और शफकत से बोली, हम अकेले घर में इस तरह से नहीं रह सकते हैं, ऊपर से हम प्रेग्नेंट है, हमारा मूड स्विंग होते हैं, इसलिए हम कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं। तभी अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, लेकिन इस वक्त तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें कॉलेज में भेज दूं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इतनी सी भी कोई प्रॉब्लम आए। तभी आस्था अरमान की ओर देखते हुए क्यूटली बोली, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमें प्यार करते हैं, इसीलिए आप हम पर इतनी सी भी आंच नहीं आने देना चाहते हैं, लेकिन आपको हमारी बात भी तो समझनी ही होगी ना। और प्लीज़ 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम कॉलेज जाना चाहते हैं, हमारे घर पर दिल नहीं लग रहा है, आपने हमें पढ़ाई करने की इजाज़त दे दी है, साथ साथ हमें हमारा सपना पूरा करने के लिए इजाज़त दी है, लेकिन ये इजाज़त अधूरी है। हम इस तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे और अगर हमें लगेगा कि हमें अब आराम करना है तो हम आराम करेंगे, पर प्लीज़ हमें जाने की इजाज़त दे दीजिए। सारी बात बोलकर आस्था ने गहरी सांस ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि अरमान आस्था को अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था, वो उसे इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होने देना चाहता था। और फिर जब से अबीर सिंह राठौड़ का मसला हुआ था, तब से तो उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो आस्था को मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उसने आस्था को एक सपाट लुक दिया था और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज में जाने की इजाज़त दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं खुद कॉलेज में जाकर अच्छी तरह से अपनी तहकीकात करना चाहता हूँ। अगर मुझे लगा कि कॉलेज तुम्हारे लिए सेफ है तो मैं तुम्हें कॉलेज भेजूंगा, वरना मैं तुम्हें कॉलेज नहीं भेजूंगा। अब अरमान की बात सुनकर आस्था के चेहरे पर खुशी वाली चमक आ गई थी और उसने तुरंत अरमान को जोरों से गले से लगाकर खुद से उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और किस करने लगी। आस्था के ऐसा करने पर अरमान का चेहरा भी एकदम गुलाब की तरह खिल उठा था। वही अरमान के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, क्योंकि अरमान रियलिटी में जीता था और वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी बीवी के लिए क्या सेफ है क्या नहीं है। भले ही आस्था मेडिकल कॉलेज जाने की जिद कर रही थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में भी कितने हादसे हो रहे थे यह बात वो अच्छी तरह से जानता था, और स्पेशली लड़कियों के साथ। इसलिए अरमान आस्था की जिंदगी के साथ किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिलहाल अब आस्था के इस तरह से बातें करने पर और साथ ही साथ नानी माँ की बात याद आने पर इस वक्त वो किस तरह की मूड स्विंग्स में जिद कर सकती है, क्या क्या कर सकती है, ये सारी बातें सोचकर अरमान ने डॉक्टर रश्मि से बात करने का फैसला कर लिया था और जल्दी ही अरमान डॉक्टर रश्मि के साथ मौजूद था। आस्था को आराम करने का कहकर वो डॉक्टर रश्मि के पास चला गया था और उसे कहना शुरू कर दिया कि क्या आस्था का इस हालत में कॉलेज जाना सही रहेगा। तब डॉक्टर रश्मि ने भी आस्था के बारे में बातें करते हुए कहा, देखिए, जितना वह लोगों से मिलेगी जुलेगी, साथ ही साथ अपने मन मुताबिक अपनी मर्जी का काम करेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगी, तो वह बिल्कुल हेल्दी रहेगी, कोई मसला नहीं है। और अगर वह कॉलेज ज्वाइन करना चाहती है तो आप करवा सकते हैं, और अगर कोई परेशानी होगी तो उसके लिए रौनक है ना, वह हमें इन्फॉर्म कर देंगी और साथ ही साथ मैं भी उसे 24 घंटे कनेक्ट रहूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ऐसा बोलकर रश्मि ने अरमान को बता दिया था कि वह आस्था को कॉलेज जाने की इजाज़त दे सकता है। रश्मि की बात सुनकर अरमान थोड़ा सा कन्विंस हुआ था और उसने सोचा कि एक बार वह पहले जाकर खुद कॉलेज में अच्छी तरह से सारी चीज़ों की तसल्ली कर ले, उसके बाद वह आस्था को कॉलेज जाने देगा या नहीं जाने देगा, इसके बारे में सोचेगा। इसके लिए अरमान ने फटाफट से अपने कुछ खबरियों को काम पर लगा दिया था और देव को इसकी पूरी जिम्मेदारी दे दी थी कि वह जाकर अच्छी तरह से आस्था के कॉलेज को चेक करे कि वहां पर कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो उसे नुकसान पहुंचा सके या कुछ भी, तो इसीलिए हर तरह से उसकी जांच की जाए।
उसके बाद वह 3 दिनों तक अच्छी तरह से पहले कॉलेज की जांच करेगा, उसके बाद अरमान उसको वहां जाने की इजाज़त देगा। साथ ही साथ अरमान के वहां से जाने के बाद रश्मि ने रौनक को भी बता दिया था कि अब आस्था कॉलेज ज्वाइन करेगी। तो रौनक के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि जब से आस्था कॉलेज से गई थी उसका बिल्कुल भी कॉलेज में दिल नहीं लग रहा था। लेकिन अब तो एक बार फिर से आस्था ने अपने प्यार से अरमान को कन्वेंस कर लिया था, और प्यार में इतनी ताकत थी कि वो बड़े बड़े चीज को पिघला सकता था। तो ये तो फिर अरमान सिंघानिया का दिल था, जिसे आस्था बहुत पहले ही जीत चुकी थी। जल्दी ही अरमान ने आस्था को कॉलेज में जाने की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि वो आस्था को इस हालत में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। और जब से आस्था स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई थी, तो तब से उसे आस्था की कुछ ज़्यादा ही फिक्र होने लगी थी। और अरमान अब सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी आस्था और अपने बच्चे पर वो इतनी सी भी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और वो ये समझ चुका था कि यह आस्था की खुशी कॉलेज जाने में है। तो इसीलिए अरमान ने अपनी अच्छी तरह से तहकीकात करने के बाद साथ ही साथ प्रोफेसर तक को अपना आदमी बनाकर वहां भेजकर उसने पूरे कॉलेज को पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया था। वो सिर्फ और सिर्फ आस्था को खुश देखना चाहता था, इसीलिए आस्था के लिए किसी भी तरह की वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसने पूरा इंतजाम कर दिया था। नानी माँ को जैसे ये पता चला कि आस्था एक बार फिर कॉलेज जाने की जिद कर दी है, और इस बार उसके पति अरमान खुद उसे कॉलेज भेजना चाहता है, तो नानी माँ की आंखें हैरानी फैल गई थी, क्योंकि नानी माँ समझ चुकी थी कि नानी का कॉलेज ज्वाइन करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। आस्था डेस्परेटली उसे डॉक्टर को ढूंढना चाहती थी, जिस डॉक्टर ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दिया है, और उसे उसकी असली पहचान छीनी थी। इसीलिए अब आस्था हर हाल में उस डॉक्टर तक पहुंचना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर अविनाश रघुवंशी इस वक्त अपने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग फाइनलाइज कर रहा था। ठीक उसी वक्त उसके सेक्रेटरी उसके पास आती हैं। अविनाश ने केवल एक नज़र उठाकर एंजल की ओर देखता है और अपने एक्सप्रेशन बिगाड़ते हुए बोला, बोलो किस काम से ले आए हो यहाँ पर। तब एंजल ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं पहली बार इंडिया आया हूँ और मैं इंडिया घूमना चाहती हूँ। प्लीज़ आप एक दिन की छुट्टी निकालकर और मुझे इंडिया घुमाने ले चले। एंजल ने ये बड़े ही हक से कहा था। हालांकि एंजल ने जब अपनी सेक्रेटरी की जॉब अविनाश से हासिल की थी, तो तब उसने अपना फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो बताया था। साथ साथ ये बताया कि उसके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वो ये जॉब करना चाहती है। और अविनाश ने उसे तरस खाकर रख भी लिया था। लेकिन अब पूरे 5 साल में अविनाश से इतना ज़्यादा घुल मिल गई थी कि वो उसे ऑर्डर तक देने लगी थी। तब अविनाश ने मुंह पिचका कर कहा, तुम जानती भी हो किसके सामने खड़ी होकर क्या बात कर रही हो? यह क्या तरीका हुआ अपने बॉस से बात करने का? अविनाश ने तुरंत एंजल को फटकार दिया था, और एंजल तुरंत अपना मुंह बनाते हुए अपने मन में खुद से बोली कि मैंने क्या कर दिया? मुझे इस तरह से एटीट्यूड में अपने बॉस से बात नहीं करनी चाहिए थी, वरना यह मुझे उठाकर जॉब से बाहर भी फेंक देगा और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। तभी एंजल जल्दी से अपनी बात तो को करेक्ट करते हुए हल्की मुस्कान लाते हुए बोली, नहीं नहीं बॉस, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे इंडिया घुमा कर लेकर आए, प्लीज़ प्लीज़। ऐसा बोलकर एंजल ने जल्दी ही रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तब अविनाश के चेहरे पर ना दिखने वाले मुस्कुराहट थी, क्योंकि अविनाश का भी एक मकसद था जिसे वो पूरा करना चाहता था, और अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरा करना चाहता था। उसके दादाजी जो कि अपाहिज थे और व्हीलचेयर के अधीन हो गए थे, उनके सिर्फ और सिर्फ इकलौती ख्वाहिश बची थी कि वो अपनी अंतिम सांस लेने से पहले अपनी पोती को देखना चाहते थे। इसीलिए अविनाश ने पिछले 15 सालों से जो लीड के थ्रू उसने हर जगह तहकीकात की थी, और उसे गौरी के बेंगलुरु में होने का क्लू मिला था। तो इसीलिए वो यहाँ बेंगलुरु में गौरी को ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि लास्ट टाइम गौरी ने वो पेंडेंट जब पहना था तब उसका एक छोटा सा अबीर सिंह राठौर से एक्सीडेंट हुआ था, और होटल में वो वेटर उसका पेंडेंट लेना चाहता था। तभी होटल के सीसीटीवी में आस्था का वह लॉकेट कैप्चर हो गया था, जिसकी वीडियो एक वेटर ने सोशल मीडिया पर लाइव कर दी थी। और उसे लॉकेट को देखते ही अविनाश रघुवंशी ने पहचान लिया था कि यह पेंडेंट वही लॉकेट है जो कि उसकी बहन के पास था, यानी कि गौरी के पास था, तो जिसे वह हर हाल में ढूंढना चाहता है। और वही लॉकेट को उस डॉक्टर राजवीर ने भी देख लिया था, तो इसीलिए वह भी पागलों की तरह पूरे शहर में उस लॉकेट वाली लड़की को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे सीसीटीवी फुटेज में आस्था का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह लॉकेट साफ दिखाई दे रहा था, जिसकी बदौलत अब अविनाश बेंगलुरु में आया था, और इसीलिए उसने हर जगह जाकर आस्था को ढूंढना शुरू कर दिया था।
साथ ही साथ वो होटल में भी पहुंचा था जिस होटल की सीसीटीवी फुटेज वहां के एक वेटर ने सोशल मीडिया पर डाली थी। लेकिन सुमित ने वक्त रहते हैं सारी फोटोज जिसको वहां से हटा दिया गया था। लेकिन फिर भी उस वक्त अविनाश वो फुटेज देख चुका था, तो इसीलिए वो यहाँ आया था। अब एंजल के इस तरह से बोलने पर कि वो इंडिया घूमना चाहती हैं, अविनाश ने उसे एक सपाट लुक दिया और कुछ सोचते हुए बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा कोई रिलेटिव यहाँ रहते हैं, तो तुम उनके घर भी कुछ दिनों के लिए जाकर रह सकती हो। डॉन टी वरी, मैं तुम्हारी सैलरी कट नहीं करूंगा। अब जैसे ही अविनाश ने ये कहा, एंजल का पूरी तरह से मुंह बन गया था। एंजल इंडिया घूमना चाहती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अविनाश के साथ। लेकिन उसके ये कहने पर कि वो अगर इंडिया घूमना चाहती है तो वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा सकती हैं और वहां से जाकर घूम सकती हैं। तो उसका मूड पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका था, लेकिन वह अविनाश को सब उसके मुंह पर कुछ नहीं कह सकती थी। और वो हड़बड़ाहट से बोली, नहीं नहीं सर, हाँ मैं घूमना चाहती हूँ, लेकिन इतना डेस्परेटली भी घूमना नहीं चाहती हूँ कि मुझे काम ही छोड़ना पड़े। कोई बात नहीं, मैं बिना घूमे रह सकती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं काम करूंगी। लेकिन तब तक अविनाश चेयर से उठते हुए बोला, शायद आपने ठीक से सुना नहीं, आप आज के आज ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रही है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल काम के चक्कर में आपका इस तरह से घूमना खत्म नहीं करवा सकता हूँ। तो इसीलिए आप पूरा एक हफ्ते का ऑफ ले सकती है और उसके बाद यहाँ आ सकती है। अब मैं डिसीजन ले चुका हूँ और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अविनाश रघुवंशी अपना डिसीजन किसी भी कीमत पर नहीं बदलता है। अब जैसे ही अविनाश ने ये कहा, एंजल ने खुद के सर पर एक चपेट लगा दिया कि ना तो घूमने की बात कहती और ना ही एक हफ्ते के लिए अविनाश उसे खुद से दूर करता। अब तो उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब अविनाश ने फैसला कर चुका था और उसका फैसला बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसीलिए अपने मन में अविनाश को कोसकर एंजल अपनी पैकिंग करने लगती है और एक नज़र अविनाश की ओर देखकर मन ही मन में उसे कोसते हुए बोली, अग्डू कहीं का, एक बार मैं इसकी बीवी बन जाऊं फिर बताऊंगी इसको। जल्दी ही वो वहां से निकल गई थी। वहीं एंजल के जाने के बाद अविनाश ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर जल्दी ही एक बार फिर से गोरी की फोटो में खो गया था। वहीं दूसरी ओर आस्था के चेहरे पर आज एक मुस्कुराहट थी। साथ ही साथ उसके दिल में एक खालीपन सा था, क्योंकि उसे उसकी जिंदगी के कुछ ऐसे राज पता चले थे, इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। वो पूरा सच नहीं जानती थी, कहीं ना कहीं उसे ये भी लग रहा था कि क्या एक लॉकेट के लिए कोई किसी की जान भी ले सकता है। लेकिन मसला उसे कुछ और लग रहा था। इसीलिए आस्था जल्दी से अपने डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी कलेक्ट करना चाहती थी, जिसके द्वारा वो उस डॉक्टर तक पहुंचना चाहती थी जिसे उसने देखा था। उसका नाम आज भी उसके दिमाग में अच्छी तरह से छपा हुआ था। साथ ही साथ उसका अजीब सी आंखें, उसका लुक, सब कुछ आस्था की आंखों में बचपन से ही छपा हुआ था, जिसे सपनों देखकर कितनी ही रातों को शुरू शुरू में वो सो भी नहीं पाती थी। लेकिन जैसे जैसे नानी माँ ने अपने पिशाच की कहानी, भूत की कहानी सुनाकर आस्था के दिल से उस डॉक्टर का डर को कम किया, लेकिन आस्था के दिल से आज तक उसकी छवि को नानी माँ मिटा नहीं पाई थी। और आस्था मुस्कुराते हुए नानी माँ को गले से लगा लिया था। और इस वक्त नानी माँ ने फिक्र जताते हुए आस्था से बोला, बेटी एक बार फिर सोच ले, तू जो करना चाहती है वह भी तेरे लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि तू अब अकेली जान नहीं है, तेरे साथ एक और नन्ही सी जान पल रही है और तुझे उसका अपने से ज्यादा ख्याल रखना होगा। तभी आस्था ने मासूमियत से कहा, नानी माँ बस हम अपने बच्चे के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को ऐसा बचपन नहीं देना चाहते जो बचपन हमने और अरमान जी ने जिया है। इसीलिए हम बस जल्द से जल्द अपने दिल के बोझ को खत्म करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं। इसीलिए हम अपना अतीत जानना चाहते हैं। उस वक्त हॉल में केवल नानी माँ और आस्था ही मौजूद थे। दादाजी उस वक्त पार्क में गए हुए थे और सुमित, आकाश, साथ साथ ध्रुवाहान वो चारों एक साथ को जरूरी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अबीर सिंह राठौड़ ने पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज कायम कर लिया था, तो इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से अरमान को डेविल किंग बनाने के बारे में सोच लिया था और इसके लिए उन्हें अबीर के उन खास आदमियों पर हमला करना था जो पावरफुल आदमी ने अबीर को अंडरवर्ल्ड का किंग बिना देरी किए बना दिया था। वो लोग उसी की प्लानिंग कर रहे थे और उन्होंने अच्छी तरह से प्लानिंग कर भी ली थी। उन्हें बस अब सिर्फ और सिर्फ अभी के आदमियों पर एक अच्छा सा मौका देखकर हमला करना था। लेकिन अरमान सिंघानिया का सख्त इंस्ट्रक्शन थे कि किसी को भी बिना गलती की सजा नहीं दी जाएगी, तो इस बात का उन्हें खास ख्याल रखना था। वो सब के सब उन आदमियों का पता तो लगा चुके थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अब सिर्फ और सिर्फ उन आदमियों के कोई ना कोई गलती करने का इंतजार था। वहीं दूसरी ओर अब जैसे ही आस्था और नानी माँ एक जगह बैठकर बातें कर रही थी, ठीक उसी वक्त राधिका और रौनक अपने हाथ में बैग थामे वहां पहुंची।
उन दोनों को इस तरह से एक साथ देखकर सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। नानी माँ हैरानी से उन दोनों की ओर देखकर बोली, ये सब क्या है? राधिका बिटिया, रौनक बिटिया, आप दोनों कहीं जा रही है क्या? इस तरह से बैग आपके हाथों में क्यों है? तभी रौनक ने नानी माँ को गले से लगाकर कहा, नानी माँ, मेरी जिंदगी के ये सबसे ज्यादा अमेजिंग दिन थे जो मैंने आपके साथ बिताए हैं। रियली यू आर सो स्वीट, और मैं आपको बहुत ज्यादा मिस भी करने वाली हूँ। लेकिन एक्चुअली जैसे कि आपको पता है, आस्था भी अब कॉलेज ज्वाइन करने वाली है और आस्था की ऑनलाइन क्लासेस उससे ज़्यादा तो हमने अटेंड की है। तो इसीलिए बस अब मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके कुछ ना कुछ अपना मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। आखिरकार कब तक मैं रश्मि दीदी के ससुराल में रह सकती हूँ, और एक ना एक दिन तो जाना ही है। और सबसे बड़ी बात, रश्मि दीदी ने हमें रहने के लिए खुद अपना फ्लैट दिया है, तो इसीलिए बस मैं अब जल्द से जल्द वहाँ जाकर शिफ्ट होना चाहती हूँ। और राधिका दीदी भी मेरे साथ रहेंगी, और राधिका दीदी का कल एक इंटरव्यू है, तो उन्हें उस इंटरव्यू में भी जाना है। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं। अब जैसे ही रौनक ने ये कहा, नानी माँ की आंखें नम हो गई थी और तुरंत आस्था उठी थी। उसने रौनक राधिका दोनों को गले से लगा लिया था और इमोशनल होते हुए बोलती है, लेकिन हम आप दोनों के बिना कैसे रहेंगे? हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा। तभी राधिका ने आस्था के गालों को छूते हुए कहा था, तुम प्लीज बिल्कुल भी रोना मत। अगर तुम रोओगी तो तुम्हारा पति एक बार फिर से मुझे यहाँ 10 से 15 दिन और रहने के लिए मजबूर कर देगा। वही DUSRD, और प्लीज आस्था, अब मैं जाना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहती हूँ, सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। मैं इस तरह से किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रहना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं समझोगे तो मेरी बात कौन समझेगा? ऐसा कहकर राधिका ने आस्था को कन्विंस किया, और यह वाली बात सुनकर कि अगर आस्था की आंखों में आंसू आए तो उसका पति एक बार फिर से उसे यहाँ रहने के लिए मजबूर कर देगा। आस्था के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि आस्था के कहने पर ही अरमान ने, आस्था के आंसुओं की वजह से ही अरमान ने राधिका को एक हफ्ता वहां रहने के लिए ऑर्डर दिया था। आस्था हल्की मुस्कान से बोली, ठीक है, हम नहीं रोएंगे राधिका दीदी, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जिंदगी में कामयाब होना कितना ज़्यादा जरूरी है, और हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगे। और हाँ, प्लीज़ हम एक वादे के साथ आपके यहाँ से जाने के इजाज़त दे सकते हैं कि जब भी आपको टाइम मिला करेगा और जब भी आपकी कोई ना कोई हॉलिडे छुट्टी होगी, तो वीकेंड में आप हमसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे और पूरा दिन हमारे साथ बिताएंगी। अब आस्था जैसे ही ने ये कहा, राधिका और रौनक दोनों ने ही उसे गले से लगा लिया था और उसके माथे को चूम लिया था। ठीक उसी वक्त अपनी पूरी प्लानिंग करने के बाद आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान वहां आ गए थे। रश्मि उस वक्त किचन में थी, जो सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, क्योंकि रश्मि को राधिका, रौनक पहले ही बता चुकी थी कि वो आज यहाँ से चले जाएंगे। तो इसीलिए रश्मि सुबह सुबह उठकर उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। अब जैसे ही आहान और सुमित ने राधिका और रौनक के बैग पैक देखे और उन्हें वहां खड़े हुए देखा, तो दोनों के माथे पर बल पड़ गए थे। वही आहान तो रौनक को घूरते हुए बोला, हेलो मिस हवा हवाई, तुम कहाँ चल दी? अपने उस घोड़े पर सवार होकर आहान रौनक की बुलेट को घोड़ा कहकर बुला रहा था। तब रौनक चिढ़ते हुए बोली, खुश हो जाओ चचुंड, अब तुम्हें मेरी ये शक्ल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब जैसे ही रौनक ने ये कहा, आहान के चेहरे पर 12 बजे बज गए थे, क्योंकि रौनक के साथ रहते रहते, उसके साथ टाइम स्पेंड करते करते उसे काफ़ी अच्छा लगने लगा था, और उसे खुद ही पता नहीं चला कि कब कितनी हंसी खुशी से शादी भी गुजर गई। दोनों के बीच कुछ दुश्मन थी, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रही थी। लेकिन अब रौनक का यूं जाना आहान को मायूस कर गया था, और उसके दिल में कुछ अजीब सा खालीपन सा महसूस हुआ, जिसका उसे अभी कोई एहसास नहीं था। वही सुमित तो घूरते हुए राधिका को देख रहा था। सुमित तो राधिका से ये भी नहीं पूछ सकता था कि वो क्यों जा रही है और कहाँ जा रही है, क्योंकि उसने राधिका पर अपने पूरे हक पहले ही खो दिए थे। वही आस्था सुमित की आंखों को देख रही थी। कहीं ना कहीं सुमित की आंखों में राधिका के लिए बेशुमार प्यार था, लेकिन सुमित की ही गलती थी कि उसने अपने प्यार को वक्त रहते एक्सप्रेस नहीं किया था। अगर वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करता है तो शायद राधिका हमेशा हमेशा के लिए सुमित के साथ रहती, इस तरह से उसे छोड़कर नहीं जाती। लेकिन अपनी एक एगो घमंड के चक्कर में राधिका से प्यार का इजहार नहीं किया, और शायद यही वजह है कि राधिका उसे छोड़कर जा रही थी। राधिका भी अपने प्यार के लिए वीक नहीं मांगना चाहती थी, क्योंकि अगर इस तरह से वीक मानकर प्यार हासिल किया जाए तो वो प्यार प्यार नहीं रहता, एक तरह का बोझ बन जाता है। और राधिका सिर्फ प्यार चाहती थी, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अब जल्दी ही दादाजी भी सैर सपाटे से वापस आ गए थे।
और उन्हें बैग समेत देखकर थोड़े से उदास भी हुए थे, लेकिन क्योंकि राधिका रौनक दादाजी को पहले ही प्रॉमिस कर चुकी थी, तो इसीलिए उन्होंने भी अब अपने स्वार्थ के लिए उन्हें वहां रोकना जरूरी नहीं समझा। हालांकि राधिका और रौनक के आ जाने पर उनका परिवार पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो इस तरह से अपने स्वार्थ के चक्कर में उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। रौनक की पढ़ाई थी, राधिका का करियर था, तो इस तरह से भला वो उन्हें कैसे फोर्स करके अपने पास रख सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए दादाजी ने उस वक्त उन्हें जाने की इजाज़त दे दी थी। तभी रश्मि की आवाज़ आई, हे लो आ जाए आप, सबके सब ब्रेकफास्ट रेडी है। अब जैसे ही रश्मि ने ये कहा, आकाश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। आकाश और रश्मि भी अपने विला में जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि नानी माँ ने इंसिस्ट किया था, तो आकाश ने जब तक के अरमान का बच्चा सही सलामत इस दुनिया में नहीं आ जाता, उसने वहां रहने का फैसला कर लिया था। लेकिन रश्मि ने जब ये सुना कि आस्था कॉलेज ज्वाइन कर रही है, तो रश्मि भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, और इसीलिए उसने आकाश से भी अस्पताल में जाने की इजाज़त ले ली थी कि अगर आस्था इतने कॉलेज जा सकती है तो वह भी अपना हॉस्पिटल कंटिन्यू करना चाहती है। आखिरकार कब तक वो इस तरह से घर पर रहेगी, और वैसे भी शादी हो चुकी है, सारे फंक्शन हो चुके हैं, और शादी हुई अब 1 हफ्ते से ज़्यादा भी होने वाला है, तो इसीलिए वो अब आराम से अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकती है और वो हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं। तो रश्मि की बात सुनकर पहले तो आकाश मना करना चाहता था, लेकिन फिर उसे भी उसकी बात में दम नजर आ रहा था, क्योंकि इस तरह से भला अकेली रश्मि घर पर क्या करती, तो अच्छा ही होता कि वो वापस हॉस्पिटल ज्वाइन करें। और आकाश ने बोल दिया कि वो रोज रश्मि को पिक एंड ड्रॉप भी करेगा। तब रश्मि मुस्कुरा देती हैं। वहीं दूसरी और वही अरमान ने उस पूरे के पूरे मेडिकल कॉलेज को खरीद लिया था, ताकि वहां पर अगर पत्ता भी हिले तो उसके बारे में अरमान सिंघानिया को पता हो, क्योंकि अरमान सिंघानिया अपनी बीवी के लिए हर एक जगह जहां पर वह जाना चाहती है बिल्कुल महफूज बनाना चाहता था। किसी तरह का कोई भी उसके लिए परेशानी या कुछ भी क्रिएट नहीं करना चाहता था। जल्दी ही सबके ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद राधिका और रौनक ने उन सब से विदा लेते हैं। दादाजी ने एक ड्राइवर को उन दोनों को छोड़ने के लिए कह दिया था। तभी ध्रुव आहान की ओर देखने लगा। आहान के चेहरे पर किस तरह से एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे, वो उन्हें देखकर एंजॉय कर रहा था, क्योंकि वहां काफी ज्यादा बदला बदला सा नजर आ रहा था और वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी ध्रुव मौके का फायदा उठाकर दादाजी की ओर देखते हुए कहा, दादाजी ड्राइवर को भेजने की क्या जरूरत है, राधिका दीदी और रौनक को मैं खुद छोड़कर आ जाऊंगा। वैसे भी रौनक से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, और राधिका दीदी और रौनक तो बहुत प्यारी है। ऐसे बोलकर ध्रुव आहान को देखने लगा था। अब ध्रुव के तारीफ करने पर वो दोनों की दोनों शर्मा उठी थी, और रौनक तुरंत चहकते हुए बोली, ये आइडिया बेस्ट है, वैसे भी हमें आपकी कंपनी बेहद पसंद है। रौनक जो कि मुंह फट थी। जैसे ही उसने ये कहा, आहान घुरकर रौनक को देखने लगा, मानो कि अंडरस्को वो उसे कहना चाह रहा है कि जैसे मुझ में तो कांटे लगे हैं, मैं तो तुम्हें सिंह मरता हूं जो तुम्हें मेरी कंपनी पसंद नहीं है। लेकिन वह कह नहीं पाया था, लेकिन उसका चेहरा साफ साफ बता रहा था कि वह डेस्परेटली उसे यही सब कुछ कहना चाहता है। अब जल्दी ही ध्रुव आहान और सुमित की और मुस्कुरा कर देखता हुआ राधिका रौनक को लेकर वहां से चला गया था, और उनके जाते ही आहान को तो ऐसा लगा मानो कि उसका दिल तोड़कर किसी ने चकनाचूर कर दिया, और वह सीधा दन्नाते हुए अपने कमरे में चला गया था। सुमित के लिए भी वहां रुके रहना मुश्किल हो चुका था, इसलिए वह भी अपने कमरे में चला गया। वहीं रश्मि ने आस्था को मुबारकबाद दी कि फाइनली वह कॉलेज ज्वाइन कर रही है, तो इसीलिए अब वो क्योंकि कल से कॉलेज ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन डॉक्टर रश्मि आज से ही अपने हॉस्पिटल में जाना चाहती थी, इसीलिए उसने आस्था से विदा ली और उसे ढेर सारा आराम करने को कहकर वह भी आकाश के साथ अब निकल चुकी थी। अब घर में केवल आस्था, नानी माँ और दादाजी मौजूद थे। तब दादाजी मुस्कुराते हुए आस्था के पास आए थे, उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बच्चे जो तुम्हारा दिल आए तुम करो, बस बिल्कुल भी किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है और अपना पूरी तरह से ख्याल रखना है, क्योंकि मेरा बच्चा तुम में हमारी सांसें बसी है। ऐसा बोलकर दादाजी ने आस्था को बेहद मान सम्मान दिया था, और फिर दादाजी को अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे। तब नानी माँ ने आस्था से कहा, तुम चलो मेरे साथ, लेकिन इससे पहले कि नानी माँ आस्था को लेकर अपने कमरे में जा पाती, अरमान तुरंत वहां आ गया था। अरमान को देखकर आस्था हैरान हो गई, लेकिन अरमान ने तुरंत आस्था के पास आकर कहा, मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया है और कॉलेज भी मैंने तुम्हारे नाम पर खरीद लिया है, तो इसीलिए अब तुम आराम से वहां पढ़ सकती हो, जो चाहे वहां कर सकती हो, और तुम्हें किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी, और वो सरप्राइज होकर बोली, लेकिन आपने कॉलेज क्यों खरीद लिया? हमने आपको कॉलेज खरीदने के लिए थोड़ी ना कहा था,
हमने तो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए कहा था। वही नानी माँ मुस्कुराने लगी और मन में सोचने लगी, वाकई मेरी गौरी ने जरूर कुछ ना कुछ पुण्य किए होंगे, जो इस जन्म में अरमान जैसा पति मिला। तो यह मुस्कुराते हुए दूर से ही उनकी लाया लेकर वह दोनों मियाँ बीवी के बीच से सीधा अपने कमरे में चली गई थी। वहीं दूसरी ओर अरमान ने थोड़ा आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया और मदहोशी भरी आवाज में बोला, मैं आपके लिए कॉलेज तो क्या पूरे शहर को खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। अरमान की ये बातें आस्था की आंखों को भीगा गई और उसने अपने सर को आज अरमान के सीने में छुपा लिया था। और अरमान मुस्कुराते अब आस्था को अपने बेडरूम में ले आया, उसके ठीक बराबर में लेट गया था। उसका हाथ पकड़कर अरमान ने अपने चेहरे पर रख लिया और अपना हाथ आस्था के पेट पर रख लिया था। आस्था अरमान के इस एक्शन को देखकर हैरान थी, क्योंकि अरमान भले ही नॉर्मल और जेंटल वे में आस्था से पेश आ रहा था, लेकिन कुछ तो था जो आस्था को परेशान कर रहा था। आस्था ने सोचा कि शायद वह अपने पास्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रही है, शायद इसीलिए अरमान की हरकतें कुछ खास नहीं पसंद नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल अरमान आस्था के पेट पर अपना हाथ फेरता रहा और फिर अचानक अरमान उठा और अपने होठों को उसने आस्था के पेट पर रख दिया और वहां पर किस करने लगा था। आस्था हैरान हो गई, सोचने लगी कि शायद अरमान को पिता बनने की कुछ ज्यादा ही खुशी है, इसीलिए वो उसके साथ इतना ज्यादा प्यार से पेश आ रहा है। और जिस तरह से आस्था ने अरमान पर चिल्ला दिया था, लेकिन बदले में अरमान ने आस्था को सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार किया था, तो कहीं ना कहीं आस्था खुद को खुशनसीब भी समझ रही थी। अरमान कितनी ही देर तक जब आस्था के पेट पर ही किस करता रहा। आस्था चौंक गई, उसे तो लगा कि शायद आगे बढ़ेगा, जैसे वो उसे प्यार करता है इस तरह से फिर प्यार करेगा। लेकिन ये क्या, अरमान तो तकरीबन 25 से 30 मिनट तक आस्था के पेट पर ही चूमता रहा। तब आस्था ने हल्का सा अपने हाथ अरमान के बालों में घुमा दिए और फिर अरमान की ओर देखकर बोली, आप क्या कर रहे हैं अरमान जी, कब तक इस तरह यहाँ चूमते रहेंगे? तब आस्था की आवाज़ सुनकर अरमान अपने ख्याल से बाहर आया और उसे एहसास हुआ कि वह कितनी देर से आस्था के पेट को किस कर रहा है। इतना ही नहीं, आस्था के नाभि के पास का सारा हिस्सा एकदम लाल हो गया था। तब अरमान तुरंत अपना हाथ आस्था के पेट पर फहराने लगा और फिर उसके पास आकर उसके होठों को किस करने लगा था। अरमान बड़े ही जेंटल वे में आस्था को प्यार कर रहा था, ताकि आस्था के पेट पर बिल्कुल भी जोर ना पड़े, ये किसी तरह का कोई भी उसे हर्ट हो। आस्था अरमान के प्यार से मुस्कुरा भी रही थी। अरमान ने कितनी ही देर तक आस्था को प्यार किया था, लेकिन उसने साथ किसी तरह के कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए थे, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ने अरमान को साफ साफ बता दिया था कि आस्था ज़्यादा मजबूत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो कमज़ोर है। तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते उसे आस्था से दूरी बनाकर रखनी होगी। हालांकि ये दूरी अरमान को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए अरमान सब कुछ करने के लिए तैयार था। आस्था की खूबसूरती ही ऐसी थी कि उसके करीब जाने के बाद अरमान खुद को रोक नहीं पाता था और वाइल्ड हो जाता था। लेकिन अब तो जैसे तैसे उसने खुद को रोक रखा था। आस्था को किस करने के बाद, ढेर सारा प्यार करने के बाद, उसने आस्था की ओर हसरत भरी नजरों से देखकर कहा, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है आफत, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट करूं। बस दिल करता है बस तुम्हें देखता रहूं और तुम्हारे कदमों को जमीन पर ना रखने दूं और हमेशा तुम्हें अपनी गोद में उठाए रखूं। दुनिया भर के सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। तुम्हारे होंठ हिलने से पहले जो कुछ तुम चाहो वो तुम्हें लाकर दे दूं। ऐसा बोलकर अरमान बहुत ही सारा प्यार आस्था को जता आ रहा था। वही आस्था के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही थी, वह केवल मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी और जबरदस्ती की बनावटी मुस्कुराहट अरमान को दिखा रही थी। लेकिन कुछ तो ऐसा था जो आस्था को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। आस्था ने सोचा कि शायद वो अपने पास्ट की वजह से खुश नहीं हो पा रही है, इसीलिए अब आस्था ने डिसीजन लिया कि वो सबसे पहले अपने पास्ट का ही रोड़ा खत्म करेगी। अपने पास का रोड़ा अगर वह एक बार खत्म कर देती है तो वह आसानी से अरमान के प्यार को महसूस कर सकती है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था ने अपनी आंखें बंद की थी। तभी अरमान आस्था की ओर देखकर मुस्कुराकर बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसी हो और मेरी बेटी बिल्कुल तुम पर जाए। मेरी बेटी भी तुम्हारे जितनी ही खूबसूरत होगी, तुम्हारी जितनी मासूम होगी। आस्था शक भरी अंदाज में देखकर बोली, लेकिन बेटा भी तो हो सकता है। अरमान जी, ये क्या आपने कब से बेटी बेटी बोले जा रहे हैं? बेटा भी तो हो सकता है, और हो सकता है कि वो आपके जैसा हो, हैंडसम हो। आस्था ने जैसे ये बताया, अरमान का चेहरा एकदम ही डार्क हो गया था और अचानक उसने आस्था के हाथों को झटक दिया था और बिना कुछ कहे दरवाजे से बाहर निकल गया था। आस्था अरमान के इस तरह के बर्ताव से हैरान हो चुकी थी।
अरमान को क्या हुआ और उसने ऐसा क्या कह दिया कि अरमान को इतना बुरा लग गया कि वह उसे छोड़कर बाहर चला गया। आस्था अरमान के इस बर्ताव के बारे में कुछ देर सोचती रही, फिर उसने अपना सर झटक दिया। उसने सोचा कि शायद अरमान को कुछ काम याद आ गया हो, इसलिए जल्दी में इस तरह से बिना एक्सप्रेशन दिए निकल गए हो। वो इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौड़ को इस बात के बारे में पता चल चुका था कि अरमान के आदमी किसी भी पल उन आदमियों पर हमला कर सकते हैं जो आदमी अबीर को शक्तिशाली और मजबूत बनाते हैं, क्योंकि उसे तो हर हाल में आस्था के आसपास रहना था। आस्था से दोस्ती की शुरुआत वो कर चुका था, लेकिन इतनी जल्दी वह पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि आस्था के करीब पहुंचने का उसे रास्ता मिल चुका था, दोस्ती का रास्ता। उसने आस्था को जबरदस्ती डांट कर फटकार कर हर तरह से उसने देख लिया था, और अरमान किस तरह से आस्था के साथ था वह भी यह जानता था। इसलिए अबीर सिंह राठौड़ ने दोस्ती का रास्ता चुना, क्योंकि अगर वह दोस्त बनकर आस्था की जिंदगी में जाएगा तो एक दिन जरूर आस्था उसकी मोहब्बत को कबूल करेगी, और वह दिन अबीर सिंह राठौर के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ अब अबीर सिंह राठौर के दिमाग में एक आइडिया आ चुका था, और जल्दी अपने सेक्रेटरी अजीत के हाथों आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान की प्रोफेशनल ईमेल आईडी पर एक जीमेल छुड़वा दिया था, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि उन लोगों को अबीर सिंह राठौर के आदमियों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने सभी आदमियों के साथ अरमान के सामने सरेंडर हो जाएगा और एक बार फिर अरमान को उसकी डेविल किंग की कुर्सी सौंप देगा। तो यह जीमेल आईडी उसने उन तक पहुंचवा दी थी। वह जानता था कि जब तक वो ऐसे ही कुछ कुर्बानियां नहीं देगा तो वो आस्था के करीब नहीं जा पाएगा, और वह हर हाल में आस्था के करीब जाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर वीर अपने पिता के ठीक सामने बैठा हुआ था। वीर घूरकर अपने पिता अमरेश को देख रहा था, क्योंकि अब वीर के सामने अपने पिता के साथ साथ अपनी माँ की भी पास्ट की सारी सच्चाई आ चुकी थी। फ्लैशबैक की किस तरह से इन लोगों ने अमरेश ने अपने कंपीटिटर अभिमान यानी कि अरमान के पिता अमरेश के कॉलेज में कंपीटिटर हुआ करते थे, लेकिन अभिमान पढ़ाई में और हर चीज़ में एकदम स्मार्ट और तेज था, और सबसे बड़ी बात सबसे ज़्यादा है हैंडसम और डैशिंग लड़का था। तो कॉलेज की सारी लड़कियां अभिमान के आसपास ही घूमा करती थी, और ऊपर से अभिमान एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, और जिसकी वजह से सभी प्रोफेसर उसे बेहद पसंद किया करते थे। लेकिन ये बातें तारीफें अमरेश की आंखों में चुभा करती थी। हालांकि अमरेश ने अभिमान से दोस्ती का नाटक किया, और दोस्ती के आड़ में उसने सबसे पहले अमरेश को पढ़ाई से दिल हटाया, उसे शराब वगैरह की लत लगा दी। लेकिन जब तक अभिमान को होश आया तब काफ़ी देर हो चुकी थी, और उसकी पढ़ाई का करियर खत्म हो चुका था। तो इसीलिए उसने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी और अपने काम धंधे पर ध्यान देने लगा था। लेकिन इस बीच वसुंधरा, जो कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, वह अभिमान के प्यार में पड़ चुकी थी, और उन दोनों ने शादी कर ली थी। फिर एक दिन जब अमरेश, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, उसने वसुंधरा और अभिमान को एक साथ देखा तो उसके खून में आग लग गई थी। भला इस तरह से एक बेरोजगार आदमी की जिंदगी इतनी खुशहाल कैसे हो सकती है, क्योंकि अभिमान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था, क्योंकि अभिमान की वजह से इस बचपन से लेकर उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि सब लोग शुरू से ही अभिमान की तारीफ किया करते थे। अमरेश के माता पिता भी अभिमान को सपोर्ट किया करते थे, उसकी मिसालें उसे दिया करते थे। तो उसके अंदर एक आग सी लगी हुई थी, जिसका बदलाव उसने अभिमान को कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड करवा कर ले लिया था। लेकिन अब उसकी की शादीशुदा लाइफ इतनी खुशहाल देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया, और उसने वसुंधरा को अपने जाल में फंसना शुरू कर दिया था, जिसमें अमरेश काफ़ी हद तक कामयाब हो गया था। फ्लैशबैक एंड। लेकिन फिर भी अमरेश ने भले ही रोकर गिड़गिड़ाकर अरमान के सामने से अपने बेटे की जान बचा ली हो, लेकिन अभी भी अमरेश के पास ट्रुप का एक ऐसा सिक्का था, एक ऐसा पहलू था जिसके बाद वो अरमान सिंघानिया को घुटनों के बल बैठा सकता था। लेकिन अभी इस वक्त अमरेश कमजोर था, तो इसीलिए वो किसी तरह का कोशिश करना लेकर सीधे सीधे तरीके से पहले अपने बेटे वीर की जिंदगी को सुरक्षित करना चाहता था। तब वीर ने अपने पिता की ओर देखकर बोला, मेरी माँ कहाँ है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तब अमरेश वीर की ओर देखकर मुंह बिगाड़ते हुए बोला, मुझे लगता है कि उसे औरत से तुम्हें कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, और वैसे भी वह औरत पागल हो चुकी है और वह हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसलिए प्रैक्टिकल सोचो और चलो यहाँ से। तब वीर ने घूरते हुए अपने पिता की ओर देखकर कहा, मेरी माँ पागल नहीं हो सकती, और उनके जैसी शातिर औरत इस दुनिया में कोई नहीं है। जो औरत इतनी शातिर है वह भला पागल कैसे हो सकती है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना होगा। अब वीर मेंटल हॉस्पिटल की ओर रवाना हो चुका था, और जैसे ही वीर वहां गया वहां अलग तरह का हल्ला मचा हुआ था।
वसुंधरा ने एक औरत को काफी कंधों पर दांत से काट लिया था और वह औरत बुरी तरह से रो रही थी, तो सभी वसुंधरा को इस वक्त एक अलग सेल में रखा गया था। अब वीर के इंसिस्ट करने पर डॉक्टर ने उसे वहां जाने की इजाजत तो दे दी थी, साथ साथ उसे हिदायत देते हुए कहा कि वो औरत पागल हो गई है और वह तुम पर हमला भी कर सकती है। वीर डॉक्टर की बात सुनकर तिरछा मुस्कुराया, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके मन क्या है क्या नहीं है। इसीलिए वीर जल्दी ही अपनी माँ की सेल में मौजूद था। वही वसुंधरा ने जैसे ही वीर को देखा तो वो उसे दांत काटने के लिए आगे आती हैं, लेकिन वीर ने तुरंत अपनी माँ के हाथों को पकड़ लिया और अपनी माँ के चेहरे की ओर देखकर फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मोम प्लीज यह नाटक बंद कीजिए, और मैं यहाँ से और सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और हाँ, अगर डैड का अटेंशन पाने के लिए आप ये सब ड्रामा कर रही है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डैड ने ऑलरेडी आपको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर जाने का प्लान बना लिया है और वह मुझे लेकर इस शहर को छोड़कर जाना चाहते हैं। जैसे ही वीर ने सपाट चेहरे के साथ ये बताया, वसुंधरा जो कि अभी अपने पागलपन के कैरेक्टर में पूरी तरह से डूबी हुई थी, अब सीरियस एक्सप्रेशन के वीर देख रही थी। अभी कुछ देर पहले वसुंधरा अपनी जीभ बाहर में निकाल रही थी, कभी गोल गोल अपनी आंखों को घुमा रही थी, कभी अपने बालों को नोच रही थी। जब वीर की इस तरह की बातें सुनी तो उसने एकदम से ही अपना चेहरा डार्क कर लिया था और वीर की ओर देखकर गुरूर भरी आवाज में बोली, तो तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? वैसे भी वसुंधरा को किसी की रहम कर्मों की कोई जरूरत नहीं है, वो इस सिचुएशन में वसुंधरा अपना ख्याल रख सकती है। ये बोलकर वसुंधरा वीर को घूरने लगी थी। वीर अपनी माँ की एकदम ऐसी आवाजें सुनकर जोरों से हंसने लगा और अपनी मोम को गले से लगा लिया था और खुश होकर बोला, मैं अच्छी तरह से जानता था मेरी माँ पागल नहीं हो सकती। अरे मेरी मोम दूसरों को पागल कर सकती है, भला मेरी मोम खुद कभी पागल नहीं हो सकती है। ये कहकर वीर जोरों से हंसने लगा था। बस वसुंधरा के चेहरे पर भी अब अजीब सी घमंड भरी मुस्कुराहट थी। तभी वीर अपनी माँ के कंधों को पकड़कर बोला, आपने उसे समय अगर पागल बनने का नाटक नहीं किया होता तो शायद हम सबकी मौत हो चुकी होती। वह अरमान सिंघानिया हम सबको बड़ी बुरी मौत दे चुका होता, लेकिन आपने वक्त रहते पागल बनने की एक्टिंग करके मेरे साथ साथ डेट की और अपनी भी जान बचा ली है। लेकिन हम अरमान सिंघानिया पर अब इस तरह से हमला करेंगे कि वो सोच भी नहीं सकेगा। और वैसे भी खबर मिली है कि अरमान सिंघानिया बाप बनने वाला है, तो इस वक्त अगर हम उसकी बीवी पर हमला करते हैं तो उसको चोट बहुत गहरी लगेगी। और वैसे भी ये सब कुछ उसकी बीवी की वजह से हुआ है, और वैसे भी इतनी खूबसूरत औरत का उसके पास नहीं रहना चाहिए। मुझे अरमान की बीवी चाहिए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अरमान का बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। वीर अब अपनी मोम के ओर देखकर ये सारी बातें बताए जा रहा था और वसुंधरा के चेहरे पर भी मक्कारी भरी मुस्कुराहट थी, और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लान थे जिनके थ्रू वो अब अरमान की जिंदगी तबाह और बर्बाद करना चाहती थी। फिलहाल के लिए उसने वीर को समझा दिया था अंडस्को कि उसे अमरीश रायचंद से क्या कहना है, क्योंकि अमरीश रायचंद को अपने प्लान में शामिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अमरीश ने शुरू से ही वसुंधरा को धोखा दिया और अब वसुंधरा अब उसे किसी तरह का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। वही दूसरे ओर ध्रुव, रौनक और राधिका को रश्मि के फ्लैट में छोड़ने आ गया और वह उन्हें अपना नंबर देते हुए बोला कि कभी भी आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा। तब राधिका ने ध्रुव का हाथ पकड़ते हुए कहा, अंडरस्कोर रियली तुम बहुत ही स्वीट हो, बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसे हो। अब जैसे ही राधिका ने ये कहा, ध्रुव भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया और उसने राधिका को गले से लगा लिया था और जल्दी ही उन्होंने ध्रुव को वहां से जाने की इजाज़त दे दी थी। रौनक, राधिका ने दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा। अगले ही पल दोनों अपना सामान अनपैक करने लगी। आखिरकार दोनों को अब वहां जो रहना था। वहीं दूसरी ओर एंजल सीधा अपने चाचा जी के घर पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसे अपने चाचा जी के घर का एड्रेस अच्छी तरह से पता था, क्योंकि रिश्तेदारों के नाम पर एक दूर के चाचा उसके बेंगलुरु में रहा करते थे, उनका एड्रेस उसे उसके पास था। अब जैसे ही एंजल वहां गई तो उसने जल्दी ही उनके घर की डोर बेल बजाई। उसने देखा कि खूबसूरत से इंडियन ड्रेस में लड़की, नक्चली सी लड़की उसकी और घूर कर देख रही थी, जो कि एंजल की खूबसूरती को देखकर हैरान हो गई और अपनी भौहें सिकुड़ते हुए उसकी ओर देखकर बोली, कौन हो तुम और किससे मिलने के लिए आई हो? तब एंजल उसकी ओर मुस्कुरा कर देखकर बोलती है, मेरा नाम एंजल है और मुझे लगता है कि तुम जरूर डिम्पल होंगी। जी हाँ, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि डिम्पल ही थी। डिम्पल वही लड़की थी जो ध्रुव से बेहद चीड़ा करती थी और जिसे ध्रुव ने रिसेंटली एक जोरदार तमाचा डिम्पल जड़ दिया था। अब जैसे ही उस लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और यह बताया कि वह एंजल है,
तो डिम्पल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने एंजल को भी गले से लगा लिया और खुश होकर बोली, एंजल दीदी आप यहाँ आइए प्लीज। आप जानती है कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। आप विदेश में रहती है और मैंने अपने सभी दोस्तों को आपके बारे में बता रखा है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिलेगा। प्लीज़ 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 आइए। ऐसा बोलकर जल्दी ही वह अपने बंगले के अंदर एंजल को लेकर आ गई थी और एंजल मुस्कुराकर सबसे मिलने लगी। परिवार के नाम पर सिर्फ डिम्पल के पिताजी ही थे, माँ का पहले ही देहांत हो चुका था। वहां पर एक उनकी काफ़ी पुरानी नौकर साथ ही साथ उनके बगीचे की देखभाल करने वाले माली रहा करते थे। डिम्पल फाइनेंशियली बेहद मजबूत थी, अच्छी खासी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, इसीलिए उसने ध्रुव को फटीचा और गरीब समझकर रिजेक्ट कर दिया था। अब जैसे ही एंजल वहां आई और क्योंकि एंजल को ये भी पता था कि उसके मुंह बोले चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी अभी कोई सर्जरी हुई है, तो इसीलिए आप इसी बहाने से उनसे मिलने के लिए वहां आ गई। एंजल ने वहां आकर जल्दी ही डिम्पल और चाचा जी के हाल चाल लेना शुरू कर दिया और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे। एंजल के नाम से वह अपने रिश्तेदारों, अपनी जान पहचानों वालों को काफ रौब जमाया करते थे। कितने अमीर लोग उनके विदेश में भी रहते हैं। तब डिम्पल ने एंजल से सवाल पूछा। तब एंजल ने बताया, यार क्या बताऊं, मैं यहाँ पर अपने बॉस के साथ आई हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दिया ये शहर घूमने के लिए, और अब मैं सोच रही हूँ कि जब मुझे छुट्टी मिल ही गई है तो क्यों ना मैं शहर को घूम लूँ। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? और वैसे भी अंकल तो शायद कहीं जा नहीं पाएंगे, उनकी हालात तो कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो तुम कैसे आ सकती हो? तभी डिम्पल चहकते हुए बोलती हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम अस्पताल से पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेंगे और आपको पूरा शहर घुमाएंगे। आप प्लीज़ परेशान मत हो। और रही बात पापा की, पापा तो वैसे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन रमेश काका है ना, वो उनका ख्याल रख सकते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तब एंजल मुस्कुरा देती हैं और अभी के लिए डिम्पल एंजल को उसका कमरा दिखा दिया था। डिम्पल बहुत खुश थी, साथ ही साथ अब डिम्पल के दिमाग में एक आइडिया आ चुका था ध्रुव से बदला लेने का, क्योंकि वह जानती थी कि एंजल कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है, कितनी ज़्यादा पावर पोजीशन है उसके पास है, तो वह अब ध्रुव को अच्छा खासा एंजल के द्वारा सबक सिखा सकती हैं। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये आइडिया था उसके, और वह सोचने लगी कि उसे आगे क्या करना है। डिम्पल को तो यही लगता कि जिस जगह उसके पिता की सर्जरी हुई थी उसी जगह ध्रुव एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता होगा, लेकिन डॉक्टर के इस तरह से कहने पर कि ध्रुव भेद स्पेशलिस्ट सर्जन है जिसका मेडिकल लाइंस में बहुत नाम है, तब तो डिम्पल काफ़ी हद तक हैरान हो गई थी और उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए वह ध्रुव से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि ध्रुव ने उसे पर हाथ उठाया था। इसके लिए उसने एंजल की पावर पोजीशन को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। वहीं दूसरी ओर अरमान इस वक्त स्टडी रूम में था और इस वक्त उसके कानों में आस्था की कही हुई बातें ही गूंज रही थी कि अगर उसका बेटा हुआ तो वो उसका बेटा अरमान के जैसा होगा। तो ये बात अरमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अरमान अजीब से फीलिंग आ रही थी, क्योंकि अरमान को अपने आप से नफरत थी, अपने वजूद से नफरत थी। हालांकि ये वाली बात उसने आज तक किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन अरमान को अपने वजूद से इतनी नफरत थी जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। तो इसीलिए बस वह हर हाल में बेटी होते हुए देखना चाहता था, जो कि आस्था के जैसी हो, क्योंकि अरमान को अपना पार्ट 2 देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी आस्था का पार्ट 2 देखना चाहता था, अपनी नन्ही सी आस्था को देखना चाहता था। इसीलिए अरमान बस डेस्परेटली बेटी चाहता था। इसलिए अरमान ने आस्था के माँ बनने की खबर सुनने के बाद ही उसे बोल दिया कि उसे बेटी चाहिए। उस वक्त तो सबको यही लगा कि जिस तरह से पिता बनने की खबर सुनकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं, स्टार्टिंग में इस तरह से शायद अरमान का भी बिहेवियर इसलिए ऐसा है, लेकिन अब अरमान का इस तरह से आस्था को लगातार उसके पेट पर किस करना और बार बार यह बोलना कि उसे बेटी ही चाहिए, तो अब धीरे धीरे आस्था को भी ये बातें इरिटेट कर रही थी। लेकिन फिलहाल आस्था अपना बैग तैयार कर रही थी, क्योंकि उसे कल से कॉलेज ज्वाइन करना था और हर हाल में अपने लॉकेट का राज जानना था। इसीलिए आस्था ने अपना लॉकेट अपने हाथ में थाम रखा था। इस वक्त उस लॉकेट में उसे अलग अलग तरह के रंग बिरंगे कलर दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा इंद्रधनुष उसके लॉकेट में दिखाई दे रहा हो। जितने भी इंद्रधनुष के रंगों में कलर होते हैं, इस तरह के सभी कलर उस लॉकेट में मौजूद हैं। आस्था ने आज पहली बार अपने लॉकेट को इतने ध्यान से देखा था। उसका लॉकेट जो जितना वह ध्यान से देखती उतना ही वह उसकी खूबसूरती में खो जाती। और फिर उसे लॉकेट को हाथ में लेने के बाद आस्था अनायास ही बोली, इस लॉकेट के लिए तो कोई अपनी जान भी दे सकता है।
फिर अचानक की आस्था को होश आया था, अरे यह मैं क्या बोल रही हूँ, यह मैं इस तरह की बातें कैसे बोल सकती हूँ। विल तभी आस्था का फोन बजने लगा। फोन किसी और का नहीं बल्कि रौनक का था। रौनक ने आस्था से कहना शुरू कर दिया, फाइनली हम कल कॉलेज में मिलेंगे। और तुम्हें पता है कल राधिका दीदी की एक बहुत बड़े कंपनी में अपॉइंटमेंट है और राधिका दीदी कल जॉब अप्लाई करने के लिए जा रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें कल जॉब मिल जाएगी। और उसके बाद मैंने राधिका दीदी से बोल दिया है कि अगर उन्हें जॉब मिल जाती है तो वह हम दोनों को पार्टी देंगी, ठीक है। रश्मि दीदी को भी हम अस्पताल से पार्टी वाली जगह पर बुला लेंगे। और वैसे भी राधिका दीदी इतनी ज़्यादा काबिल है तो उन्हें जॉब मिल ही जाएगी। अब रौनक की बात सुनकर आस्था के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और वो एक्साइटेड होते हुए बोली, अरे वाह, इसमें तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि ना जाने अरमान उसे पार्टी करने के लिए जाने देगा या नहीं जाने देगा। इसीलिए उसने अब अरमान से इस बारे में बात करने का फैसला ले लिया था और सीधा वह अरमान से मिलने के लिए उसके स्टडी रूम में जाने लगी थी। और जैसे ही वो स्टडी रूम में गई उसने देखा कि अरमान एक पेंटिंग को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और कितनी ही देर तक उसे देखता रहा। अब आस्था जैसे ही अरमान पीछे गई और उसने जाकर अरमान को पीछे से गले से लगा लिया था और मुंह बनाते हुए बोलती है, अरमान जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब अरमान तुरंत ही आस्था को साथ पाकर अरमान थोड़ा सा हड़बड़ा गया था और एकदम से नॉर्मल होने लगा और आस्था के हाथ को प्यार से छूते हुए उसने आस्था को वापस से पलट कर गले से लगा लिया था। तो आस्था ने अरमान के गले में अपनी बाहों को डालकर बोला कि कल हम कॉलेज के बाद राधिका दीदी के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगर जॉब मिल जाती है तो वह हम सबको ट्रीट देना चाहती हैं। रश्मि दीदी, रौनक भी साथ रहेंगी और हम मारिया जी को भी साथ लेकर जाएंगे। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान ने एक पल आस्था को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखने लगा और मन ही मन में वो सोच रहा था कि आस्था की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गए हैं। कहाँ तो वह आस्था को अपने आसपास रखना चाहता है और कहाँ आस्था दूर जाने की बात कर रही है। तब अरमान ने एकदम शांत चेहरे के साथ बोला, ठीक है आप जा सकती है, लेकिन मैं भी वहाँ आऊँगा। अब आज अरमान की ये बात सुनकर आस्था थोड़ा सा हैरान हो गई थी। साथ सोचने लगी, अगर दी ग्रेट अरमान सिंघानिया वहाँ आएंगे तो क्या उसे जगह की शोभा कुछ ज़्यादा ही बढ़ नहीं जाएगी, क्योंकि अरमान सिंघानिया का इस तरह से किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में आना उस जगह के लिए बेहद बड़ी बात थी। और वैसे भी आस्था अभी तक अरमान के साथ में कहीं बाहर नहीं आई थी और अब क्योंकि अरमान ने उसे कॉलेज भेजने के लिए उस पूरे कॉलेज को ही खरीद लिया था। क्योंकि अब अरमान ने ये बोला तो आस्था मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है आप आ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब बोलकर आस्था ने अरमान के गालों को चूम लिया था, क्योंकि वह अरमान को किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। वैसे भी अरमान ने उसे कॉलेज जाने की परमिशन दे दी थी, साथ ही साथ पार्टी करने की परमिशन दी थी, तो उसके लिए यही बड़ी बात थी। तभी अचानक अरमान के सीक्रेट ग्रुप में एक मैसेज आया। उस मैसेज को पढ़कर अरमान की आंखें फैल गई थी, क्योंकि वह मैसेज वही था जो अजीत ने उन चारों को भिजवाया था कि अबीर सिंह राठौर खुद ब खुद अपने घुटने टेकने को तैयार है और वह अरमान सिंघानिया को डेविल किंग की कुर्सी भी सौंपने को तैयार है। और जिन आदमियों के बलबूते पर वह पावरफुल बना है और डेविल किंग की कुर्सी पर जा बैठा है, तो वह भी अब अरमान के सामने झुकने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं अरमान को अबीर सिंह राठौर का ये फेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि अबीर सिंह राठौर ने अजीत को एक लाइन स्पेशली मेंशन कराई थी कि दोस्ती की तरफ से पहला तोहफा है, तो कहीं ना कहीं ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि अभी तक अरमान की आंखों के सामने से अबीर का आस्था से हाथ मिलाना गया नहीं था। भले ही उसने अपने पिता अमरेंद्र के सामने आस्था से दोस्ती करने की बात कही थी, लेकिन अरमान को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वह एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन आकाश के मैसेज की वजह से उसने हाँ बोल दिया था। और आज रात को उन्होंने अबीर सिंह राठौर से मिलने का फैसला कर लिया था और अरमान के दिमाग में जो सवाल चल रहे थे उसका वह सीधे सीधे अबीर सिंह राठौर से जवाब भी लेना चाहता था। वहीं दूसरी ओर इस वक्त प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल रूम में थी, क्योंकि जब से उसके बॉयफ्रेंड को ये पता चला था कि प्रियंका वापस आ गई है, वह प्रियंका के साथ डेस्परेटली टाइम स्पेंड करना चाहता था और प्रियंका को सीधा आज वह शॉपिंग करने के बाद सीधा होटल रूम में ले आया था। होटल रूम में पहले उसने प्रियंका के साथ सारी हदें पार की थी, उसे ढेर सारा प्यार किया था और इतने दिन से प्रियंका जो कि सिंघानिया मेंशन में थी, तो सारी फ्रस्ट्रेशन उसने प्रियंका के खूबसूरत से बदन पर उतार दी थी। लेकिन अब प्रियंका इस वक्त बिल्कुल नग्न बदन अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेटे हुए थी
क्योंकि उसने अपने शरीर की शक्ति से अपने बॉयफ्रेंड को मना लिया था। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड प्रियंका से गुस्सा था, साथ साथ प्रियंका के ऊपर जो उसने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए थे उन्हें भी वापस लेना चाहता था। लेकिन अब प्रियंका के जिस्म का स्वाद चख लेने के बाद उसने उसे और गहरी मोहब्बत कर ली थी और कह दिया कि वह प्रियंका से शादी कर ले। लेकिन प्रियंका को अरमान पसंद आने लगा। अरमान की मस्कुलर चेस्ट, उसकी बॉडी, उसके परफेक्ट ज्वेलाइन, एकदम परफेक्ट आदमी जो कि हॉट और हैंडसम था। अब प्रियंका डेस्परेटली अरमान को चाहती थी, उसे ढेर सारा प्यार करना चाहती थी। अरमान के सामने उसे अपना बॉयफ्रेंड एकदम पानी कम लग रहा था। लेकिन फिलहाल उसने अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरा एक काम करना होगा। मैं अपनी बहन से बहुत नफरत करती हूँ, जो कि अरमान सिंघानिया की बीवी है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मेरे लिए किडनैप कर लो। अब जैसे ही प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड को ये काम दिया, उसके बॉयफ्रेंड के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई थी। और वैसे भी जब से अरमान सिंघानिया ने पूरी मीडिया के सामने प्रियंका को अपनी बीवी घोषित किया था, तब से उसका बॉयफ्रेंड अरमान सिंघानिया से चिढ़ा हुआ था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी कहने की। तो इसीलिए वह डेस्परेटली अब अरमान से बदला लेना चाहता था। हालांकि अरमान के आसपास भी जाने की उसकी कोई औकात नहीं थी, लेकिन अपनी प्रियंका के इस तरह से कहने पर उसे मौका मिल चुका था, क्योंकि नानी माँ ने प्रियंका और उसकी माँ सीमा को ताने मारने के बता दिया कि आस्था के माँ बनने की खबर, और साथ साथ वह आस्था एक बार फिर से कॉलेज ज्वाइन कर रही है, यह वाली खबर भी उसे दे दी थी। तो तब से प्रियंका आग बबूला हो उठी थी। इसीलिए उसने सोच लिया कि वह आस्था को इस तरह से खुश नहीं रहने देकर उसकी जिंदगी की सारी खुशियां बर्बाद कर देगी। वहीं दूसरी ओर सभी खाना खाकर अपने कमरों में चले गए थे। अरमान ने आस्था को बड़े ही प्यार से अपनी बाहों में होल्ड करके रखा हुआ था और उसे प्यार से सुला दिया था। जल्दी ही अरमान के फोन पर एक नोटिफिकेशन शो हुई। अरमान ने आस्था को बड़े ही प्यार से बेड पर लिटाकर उसे चादर से कवर किया और उसके बाद उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया। अरमान ने एकदम ब्लैक कपड़े पहने थे, जो कि एकदम ब्लैक डेविल का रूप था। ब्लैक कपड़े पहनकर अरमान बेहद हैंडसम दिखाई दे रहा था, लेकिन उस वक्त उसका ऑरा बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। अब अरमान जल्दी ही अब वहां से निकल चुका था और अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। अरमान का फार्म हाउस सब भले ही नॉर्मल लोग उसे देखे तो वह एक नॉर्मल खूबसूरत सा फार्म हाउस दिखाई देगा, लेकिन असल में उस फार्म हाउस को देखकर कितनी खतरनाक वेब करती थी, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लग सकता था। जल्दी अरमान वहां जाकर अपनी हेड चेयर पर बैठ गया था और उसने देखा कि वहां पर ऑलरेडी पहले से ही 10 से 12 लोगों को हाथ बांधकर बिठाया गया था। अरमान जैसे ही वहां गया, वो सब लोग अरमान के कदमों की आहट से ही थर थर कांपने लगे थे। तभी अरमान ने अपने आदमियों को इशारा किया और देखते देखते सभी ने उनके मुंह के ऊपर से जो काला कपड़ा ढका हुआ था उसे हटा दिया गया। अब अपने सामने डेविल किंग को देखने के बाद वह सभी लोग के चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। इस वक्त रात के 2 बजे बज रहे थे और रात के 2 बजे बजे अरमान उस वक्त अपने फार्म हाउस पर आया था, क्योंकि वह इस मीटिंग के बारे में आस्था या किसी को भी भनक तक नहीं लगने देना चाहता था। अरमान बारी बारी से उन सबको देख रहा था। वह सब वही लोग थे जिन्होंने अरमान के खास आदमियों को मारकर डेविल किंग की कुर्सी पर अबीर सिंह राठौड़ को बिठाया था। हालांकि अबीर ने साफ साफ इस बात के बारे में बोला कि उसे अरमान को डेविल किंग की कुर्सी वापस देने के लिए तैयार है, लेकिन अरमान सिंघानिया को किसी की कोई भीख नहीं चाहिए थी। और वैसे भी अरमान से जिंदगी ने इतना कुछ छीना था कि अब उसने जिंदगी से मांगना छोड़ दिया था। वह अपनी जिंदगी से छीना जानता था, जो कुछ उसका हक था उसे लेना जानता था। तभी अरमान ने बारी बारी से सबकी ओर देखा और हल्का हल्का उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उनमें से एक आदमी बोला, हमें माफ कर दीजिए किंग, हमारी कोई गलती नहीं है। अबीर सिंह राठौड़ ने हमें मजबूर किया था, हमें माफ कर दीजिए किंग। एक साथ सारे एक साथ बोलने लगे तो उस वक्त वहां पर कम से कम 12 से 13 लोग मौजूद थे, जो सभी बड़ी ही बुरी कंडीशन में थे। क्योंकि जब अरमान को जैसे ये पता चला अंडरस्को कि अबीर सिंह राठौड़ से डेविल किंग की कुर्सी वापस देना चाहता है, तो अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे, क्योंकि वह अबीर से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। अबीर अब तक अगर जिंदा था तो सिर्फ और सिर्फ अरमान के किए गए एक वादे की वजह से, वरना अबीर की जान भी कब का चली जाती। इसीलिए अबीर का किसी तरह का कोई फेवर ना लेते हुए अरमान ने जल्दी टाइगर, मारिया, साथ ही साथ आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि उन्हें क्या करना है। इसीलिए आकाश और सुमित आदमी को इकट्ठा करके लेकर आए थे। आहान और ध्रुव दोनों ने ही अपनी बचकानी हरकत शो करते हुए उन लोगों को अगवा किया था। एक तो जब ध्रुव एक आदमी को उठाने के लिए गए जो कि बच्चों की तस्करी का स्पेशलिस्ट था,
तो जैसे ही वो वहां गए, उन्होंने वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस वक्त वो आदमी वॉशरूम में था। उसने कपड़े तक नहीं पहने थे। आहान उसे देखकर उसका मजाक उड़ने लगा और गर्दन मटकाते हुए बोला कि आपका तो कितना ज्यादा पेट निकला हुआ है अंकल, फिर भी अपने डेविल किंग से पंगा ले लिया। उस वक्त ध्रुव को आहान पर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि वो लोग किसी से कोई मजाक नहीं उड़ा सकते थे। लेकिन आहान का तो कब मूड बदल जाए किसी को कोई पता ही नहीं रहता। अब आहान ने जल्दी ही एक कपड़ा उसको लुंगी टाइप बनाकर उसके तोन से लेकर नीचे तक लपेट दिया था और हड़बड़ा कर बोला कि अब बनियान पहनने का तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आपको इतने कम समय में सिर्फ लुंगी ही पहना सकता हूँ। और तभी ध्रुव ने देखते देखते कि इंजेक्शन उसके गर्दन के पास इंजेक्ट कर दिया था। उसी तरह से उन्होंने सभी को अगवा किया था और वहां ले आए थे। उसके बाद अरमान को इन्फॉर्म कर दिया था और अरमान इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आस्था को प्यार से सुलाकर सीधा फार्म हाउस पहुंच चुका था और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे फार्म हाउस आ गए थे। तभी अरमान ने उन सब की ओर देखते हुए कहा, गलती आप लोगों की नहीं है। और एक और बात, डेविल किंग तुम लोगों की जान नॉर्मल वे में नहीं लेगा। मैंने सुना है कि अबीर सिंह राठौर खुद तुम्हें मेरे सामने झुकाने वाला था, लेकिन यह मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए तुम लोगों को अपनी जान तो देनी ही होगी। ये बोलकर अरमान बारी बारी से उन सबको देखने लगा था। मौत का खौफ उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें इस बात का यकीन भी था कि जिस धंधे में इस वक्त वो मौजूद है, उसमें मौत उन्हें कब निगल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और वैसे भी उन्होंने सीधा सीधा अरमान सिंघानिया द डेविल किंग से पंगा लिया था। तो उसी दिन उन्होंने अपने सर पर कफन बांध लिया था, लेकिन उस वक्त उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अबीर सिंह राठौड़ भी कुछ कम नहीं था। इसीलिए दोनों पावरफुल लोगों के बीच में वह लोग पूरी तरह से पीस चुके थे और आज उन्हें हार कर अपनी जान देनी पड़ रही थी। अरमान ने एक नज़र टाइगर मारिया की ओर देखा और फिर सभी आदमियों को एक साथ फार्म हाउस तहखाने में लेकर जाया गया। वहां ले जाकर अरमान ने उन सबके हाथ पैरों को खुलवा दिया था और बाहर से दरवाज़ा बंद करवा दिया था, क्योंकि अरमान अब खुद पर्सनली उन्हें सजा देना चाहता था। हालांकि अरमान बहुत कम लोगों की जान लिया करता था, वो सिर्फ अपने आदमियों के द्वारा ही ऑर्डर देकर उन्हें मरवाया करता था या फिर उन्हें चोट पहुंचाया करता था। लेकिन अब अरमान खुद शस्त्र उठा रहा था, तो इसका मतलब साफ था कि अरमान के दिल में अभी भी कुछ ऐसा था जिसके फ्रस्ट्रेशन शायद वह आज उन लोगों पर निकालने वाला था। सुमित और आकाश कभी भी नहीं चाहते थे कि अरमान किसी के भी जान लें, क्योंकि नॉर्मली वो लोग अगर किसी की जान लेते थे, गोली मार देते थे या उनके पेट में चाकू घुमा दिया करते थे या किसी और तरीके से इजी मौत दे दिया करते थे। लेकिन अरमान सिंघानिया के हाथों के द्वारा दी गई मौत बिल्कुल भी इजी नहीं होती थी। और वैसे भी जो लोग इस वक्त वहां मौजूद थे, वो सभी एक से बढ़कर एक क्रिमिनल थे और इसीलिए अरमान सबकी हिस्ट्री जियोग्राफी सब निकलवा चुका था और अपने हाथों से उन्हें सजा देना चाहता था। जल्दी ही उसे कमरे में से बड़ी ही भयानक आवाज आने लगी थी। एक बार को ध्रुव आहान से बोला भी था कि भाई वो 13-14 लोग हैं और सभी एक से बढ़कर एक खूनी और दरिंदे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अरमान भाई को हमें उनके साथ इस तरह से अकेला छोड़ना चाहिए और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तभी आकाश ने मुस्कुराकर ध्रुव की ओर देखा था। तब ध्रुव झेप गया था, क्योंकि आकाश की मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी और वह ऐसा लग रहा था मानो कि उसे कहना चाह रहा हो कि तुम डेविल किंग के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत होगी। हाँ, और वैसे भी उसे डेविल किंग बनने का कभी भी शौक नहीं था। वो तो हमने ही लोगों की मदद करने के लिए ये रास्ता चुना था कि अगर हम लोग इस फील्ड में होंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। सब एक तरह के आम लोगों के लिए सेवियर थे, लेकिन खूनी दरिंदों और साथ ही क्रिमिनल्स के लिए वो एकदम यमराज बन जाया करते थे। वहीं दूसरी ओर आस्था, जो कि गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी अचानक आस्था की आंखों के सामने कुछ धुंधली धुंधली सी तस्वीर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि एक जगह आग लगी हुई हो और आस्था उस आग में फंसी हुई थी और इधर उधर आस्था अपनी गर्दन अब जोरों से हिलाने लगी थी। उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। आस्था को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह कहाँ फंसी हुई। ऐसा लग रहा था कि सपने में ही उसका दम पूरी तरह से घुट जाएगा। और तभी अचानक आस्था घबराकर उठकर बैठ गई थी और उसका पूरा बदन एयर कंडीशनर में भी पसीना पसीना हो गया था। आस्था ने अपने आसपास देखा, उसे अरमान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब तो आस्था काफी हद तक हैरान हो गई कि आखिरकार इस वक्त उसका पति अरमान कहाँ जा सकता है। आस्था जल्दी से उठी, क्योंकि एक तो वह घबराई हुई थी और डर गई थी और ऊपर से अरमान अब कमरे में नहीं था। तब घबराई सी आस्था ने चारों तरफ अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया था, लेकिन अरमान उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया, ना तो बालकनी में, ना
वॉशरूम में, फिर हार कर आस्था ने बाहर की ओर देखना शुरू कर दिया था। जैसे ही वो बाहर गई, उसने ढूंढना शुरू किया। उसने सोचा कि वो जिम वाले कमरे में जाकर एक बार चेक कर लें, लेकिन वहां पर भी अरमान नहीं था। पूरा का पूरा सिंघानिया मैंशन इस वक्त उसे एक भूतिया बंगले जैसी फीलिंग दे रहा था। आस्था डरती हुई हर जगह खोज रही थी, लेकिन उसे अरमान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी आस्था ने अपनी आंखें बंद की थी और एक गहरी लंबे सांस लेते हुए वापस अपने कमरे में आ गई और कमरे के सारे लाइट्स ऑन कर ली और बालकनी में खड़ी होकर वह सिंघानिया मैंशन के बड़े ही खूबसूरत के गार्डन को देखने लगी थी। उस वक्त आस्था की नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, क्योंकि रात के 3:30 बज रहे थे, लेकिन उसका पति उसके साथ कमरे में नहीं था। आस्था को ये बात अजीब भी लग रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वो अपने पति के बारे पूछे तो पूछे किससे। इसीलिए आस्था ने थोड़ी सी झिझक के साथ आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान उन सबको फोन करने के बारे में सोचा था। लेकिन अगले पल उसने सोचा कि अगर वो इस वक्त किसी को परेशान करेगी तो ना जाने वो लोग क्या सोचेंगे कि हम अरमान जी पर शक तो नहीं कर रहे हैं। और अरमान जी इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? हमें लगता है कि हमें अरमान जी का इंतजार करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था अब अपना लॉकेट लेकर बैठ गई थी और उसे देखने लगी और लॉकेट की ओर देखकर बोली, आखिरकार क्या राज है तुम्हारा? कब पता चलेगा मुझे तुम्हारा राज? मैं तुम्हारे सारे राज जानना चाहती हूँ। तुमसे मेरी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है, आखिरकार कब जानूंगी मैं ये सारे राज? ये सब बोलकर अंडस्को आस्था की आंखों में कुछ आंसू आ गए थे। साथ ही साथ आस्था अपने पेट पर हाथ फेर रहे थे, क्योंकि उसके साथ इस वक्त एक और जिंदगी जुड़ी हुई थी और उसकी हालत काफी अजीब हो रही थी, क्योंकि एक तो उसे अपनी पहचान पता नहीं चल पा रहा था कि असल में उसकी असली पहचान क्या थी। उसे ये तो पता चल चुका था कि उसे नानी माँ के जो बेटी और दामाद थे वो उसके असली माता पिता नहीं थे, लेकिन फिर उसके असली माता पिता के साथ क्या हुआ था? कहीं ना कहीं इस वक्त आस्था सारी चीज जानना चाहती थी, लेकिन उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और तब आस्था नम आंखों से आसमान की ऊंचाइयों की ओर देखते हुए बोली, मैं नहीं जानती कि मेरी माँ बाप कहाँ है, लेकिन कोई तो मेरी मदद करो। आखिरकार कब मैं अपने माँ बाप पहचान तक पहुंचूंगी? कब मुझे मेरे जन्म की सच्चाई पता चलेगी? क्या हुआ है मेरे माँ बाप के साथ? मैं जानना चाहती हूँ। और कहाँ है वह खूनी? मैं उस खूनी को देखना चाहती हूँ। ऐसे बोलकर आस्था अरमान की ओर देख रही थी। वहीं दूसरी ओर इस वक्त एक इंसान एक लाश के साथ बिल्कुल उस लाश को नग्न करके उसके ठीक बराबर में उससे चिपक कर सोया हुआ था और उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। सोते हुए भी वह इंसान बड़ा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मौत का अगर दूसरा कोई नाम चेहरा होता तो सिर्फ उसका खतरनाक चेहरा था। और अब क्योंकि सुबह के 4 बज चुके थे और वह इंसान जिसे 4 बजे उठने की आदत थी, वो तुरंत उठा। एक नज़र उसने अपने बराबर में सोई हुई लाश को देखा और उस लाश के होठों को चूमकर उसने फटाफट से उस लाश को कपड़े पहना दिए थे और कपड़े पहना कर उसे लाश को अपनी गोद में उठाकर सीधा बर्फ के सीलियों में एक बड़े से फ्रीज में उसे बंद कर दिया था और कुछ केमिकल्स वगैरह लगा दिए थे ताकि लाश की स्मेल किसी को ना आए। पिछले 20 सालों से उसने लाश को इसी तरह से संजो कर रखा हुआ था। उसके बाद वह नहाया। नहाकर वह सीधा पूजा पाठ करने के लिए बैठ गया था। कितने ही घंटे तक पूजा पाठ करने के बाद वह वहां से उठा और मुस्कुराते हुए उस लाश के पास एक बार फिर गया। उसे गुड मॉर्निंग विश किया। उसके माथे पर जो उसने पूजा की थी उसे उसकी कुमकुम लगाई और बोला, हैप्पी एनिवर्सरी जान, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसा बोलकर उसने उस लाश के माथे को चूम लिया था। जी हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि राजवीर था। राजवीर जिंदल था, जो कि वही था जिसने आस्था की जिंदगी में अंधेरा भरा था। इतना ही नहीं, कुछ और भी राज था जो राजवीर से जुड़ा हुआ था। वेल, अरमान सिंघानिया तहखाने के एक कमरे में मौजूद था। वहां से अब चीख आनी बंद हो गई थी। सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा था मानो कि एक भारी तूफान के बाद की शांति, चारों तरफ शांति छा गई हो। तभी वो चारों पांचों जो के बाहर खड़े हुए थे, सब एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे थे। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अंदाज अंदर का नजारा देखें, क्योंकि अंदर का नजारा देखना कोई आम बात बिल्कुल भी नहीं थी। वेल, टाइगर ने एक नज़र सबकी और देखा और अगले ही पल दरवाज़ा खोल दिया था। दरवाजा खोलकर जैसे ही उसने अंदर का नज़ारा देखा, एक पल को तो टाइगर का भी दिल सहमसा गया था, लेकिन अगले ही पल एकदम इमोशनल लेस होकर अरमान के पास आ गया था और उसके पास जाकर उसने अरमान को कंधों पर से पकड़ा और उसे सीधा फार्म हाउस के ही बने उसके कमरे में ले आया था। वही जैसे ही आहान ने अरमान की ओर देखा तो ना चाहते हुए भी उसके मुंह से एक चीख निकल गई थी। अरमान बड़ा ही भयानक दिखाई दे रहा था, हैंडसम, डैशिंग अरमान। हालांकि अरमान ने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उन ब्लैक कपड़ों में से भी खून इस तरह से निकल रहा था
मानो कि अरमान का ही खून बह रहा हो। और जब टाइगर अरमान को लेकर वहां से चला गया, तब उसके बाद सभी ने एक नज़र कमरे की ओर देखा था, जहां पर अरमान ने उन 12 लोगों की लाश को इतनी बुरी तरह से काटा था। इतनी बुरी तरह से काटा था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था किसके हाथ है, किसके पैर है, किसकी आंखें हैं या फिर किसके शरीर का कौन सा अंग है। सारे सबके अंग अलग अलग कटे हुए पड़े हुए थे। इतना भयानक नज़ारा देखने के बाद आहान तो ऑलमोस्ट बेहोश ही होने लगा था, क्योंकि उन सब में आहान एक ऐसा था जो थोड़ा सा नर्म दिल का था, वरना वो सारे काफी मजबूत दिल के थे। लेकिन फिलहाल ये खौफनाक मंजर देखने के बाद तो उन सब की भी हालत काफी हद तक खराब हो गई थी। वेल मारिया ने एक नज़र सबकी और देखा और फिर वह भी अब टाइगर के पीछे पीछे चली गई थी। तब ध्रुव ने आहान को सहारा दिया था और राहत की सांस लेते हुए बोला कि मुझे लगता है कि हम सबको अब मेंशन में लौट जाना चाहिए। तभी आकाश तुरंत बोला, नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। आकाश की बात सुनकर सुमित, ध्रुव, आहान एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। तब ध्रुव कंफ्यूजन से बोला, लेकिन आकाश भैया क्यों, क्या हुआ, हम सब मेंशन क्यों नहीं जाएंगे? अगर अगली सुबह सबने हमें चेक किया और हम सब मेंशन में नहीं मिले तो हम सब लोगों को क्या जवाब देंगे? तभी आकाश ने ध्रुव की ओर देखकर कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी दादाजी को इन्फॉर्म कर दिया था कि आज की रात हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो इसीलिए सबके सब मेरे साथ मेरे मेंशन में रखेंगे, सो डॉन टी वरी। अब जैसे ही आकाश ने ये बताया, ध्रुव ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी थी। और वैसे भी इस वक्त रात के यानी के सुबह के ही 4 ऑलमोस्ट बजने वाले थे, तो उन लोगों का मेंशन जाने का कोई फायदा नहीं था। वहीं दूसरी ओर आस्था, जो कि अरमान का काफी देर से इंतजार कर रही थी, कितनी देर तक अपने लॉकेट को देखने के बाद उसने उसे उठाकर रख दिया था, क्योंकि जब से नानी माँ ने उसे टोका था कि उसे इस तरह से ये लॉकेट नहीं पहनना चाहिए, तो इसीलिए आस्था ने अब डिसाइड कर लिया कि जब तक वह लॉकेट के बारे में सब कुछ नहीं जान लेती, वो इस लॉकेट को अपने गले में नहीं पहनेंगी। वहीं अब आस्था को जब इंतजार करते करते 1-1.5 घंटे से ज्यादा हो गया और अब तक अरमान नहीं आया, अब आस्था को परेशानी होने लगी थी, साथ ही साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नींद तो उसे आ नहीं रही थी, इसीलिए आस्था अब सीधा अपने कमरे से नीचे हॉल में आ गई थी। हाल में आकर उसने सोचा कि वह एक बार दादाजी को जगाकर पूछ ले कि अरमान जी के बारे में उन्हें कुछ पता है या नहीं पता है। लेकिन उसने सोचा कि उन्हें इस तरह से दादाजी की नींद खराब नहीं करनी चाहिए। उसे एक बार को आकाश और रश्मि का भी ख्याल आया था, और उसे ये तो पता था कि ध्रुव और आहान यहाँ नहीं है, क्योंकि ध्रुव अपने फ्लैट में शिफ्ट हो चुका था, ये बात वह जानती थी। तो इसीलिए उसने सोचा कि शायद ध्रुव आहान भी ध्रुव के साथ ही होगा। अब आस्था कितनी ही देर तक इधर उधर टहलती रही, लेकिन जब उसके दिल को चैन नहीं मिला, तो उसने सोचा कि उसे एक बार नानी माँ के कमरे में जाना चाहिए। हो सकता है नानी माँ भी जाग रही हो। वेल, अब जैसे ही आस्था धीरे धीरे नानी माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगी, तभी उसे इस बात का एहसास हुआ मानो कि नानी माँ के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और उनके कमरे में कोई है। ये एहसास होते ही आस्था की हैरानी बढ़ चुकी थी। उसने सोचा कहीं घर में चोर तो नहीं घुस आया। आस्था इसी सोच के साथ अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर नानी माँ के कमरे की तरफ जाने लगी। और जैसे ही उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलकर वह अंदर गई, उसने देखा नानी माँ तो आराम से सोई हुई थी, लेकिन आस्था को एक परछाई दिखाई दी थी। आस्था कंफ्यूज्ड हो गई थी, उसने जरूर किसी ना किसी की परछाई तो देखी थी, फिर अचानक से वो परछाई कहाँ जा सकती है? आस्था को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। एक तो अरमान घर पर नहीं था, ऊपर से इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद इस तरह से भला कोई सिंघानिया मेंशन के अंदर कैसे आ सकता है? कहीं ना कहीं आस्था ये सब सोच ही रही थी, और उसने देखा कि नानी माँ आराम से सोई हुई है, तो आस्था ने नानी माँ को उठाना जरूरी नहीं समझा था। और जैसे वो वहां से वापस मुड़कर जाने लगी, तुरंत नानी माँ ने आस्था को आवाज दे दी, गोरी बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? तेरी तबीयत ठीक तो है ना? ऐसा बोलकर नानी माँ तुरंत ही उठकर बैठ गई थी। तभी आस्था ने अपने हाथ में लाया वो डंडा छुपा दिया, वरना नानी माँ देख लेती तो ना जाने कितने सारे सवाल करती। उसके बाद आस्था ने नानी माँ की ओर देखकर बोला, वह नानी माँ, हमें एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी और बस इसीलिए हम बस आपको देखने के लिए आ गए। तब नानी माँ मुस्कुराकर आस्था के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, ऐसी हालत में कभी कभी दिल घबरा जाता है और नींद नहीं आती है, तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे पैरों की तेल से मसाज कर देती, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छी नींद आती। ऐसा बोलकर नानी माँ ने आस्था के गाल को प्यार से छू लिया था। तभी आस्था ने नानी माँ के हाथ पर हाथ रखा था और हिचकिचाते हुए बोली, नानी माँ, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं।
हालांकि इस वक्त का आपके आराम करने का समय है, हमें आपको परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे दिल में कुछ बात है जो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपको बोले तो बोले कैसे। तब नानी माँ ने आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपने बेड पर बिठाया और बेफिक्री से बोली, मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे कभी भी कुछ भी कहने के लिए ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताओ क्या कहना चाहती हो तुम, मैं सुन रही हूँ। ऐसा बोलकर नानी माँ मुस्कुराकर आस्था की ओर देखने लगी। तब आस्था अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मरोड़ने लगी थी। नानी माँ समझ गई कि जरूर आस्था को कोई ना कोई बात परेशान कर रही है, क्योंकि जब भी आस्था अपनी उंगलियां मरोड़ती थी तो कुछ ना कुछ वह ऐसा कहना चाहती थी जो वह नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन फिलहाल अगर आस्था ने बोला है कि उसे नानी माँ से बात करनी है, तो इसीलिए नानी माँ ने आस्था को सतावना दी और गाल पर हथेली रखते हुए बोली कि वह बेझिझक होकर उससे अपने दिल की बात कह सकती है। तब आस्था को हिम्मत मिल गई थी और उसने एक पल को नानी माँ को गले से लगाया और गले से लगाए हुए इमोशनल होकर बोली, नानी माँ, हम ये जानना चाहते हैं, हम तो आपकी सगी नाती भी नहीं है, इतना ही नहीं, हमारी वजह से आपकी आपकी बेटी, आपके दामाद की जान चली गई, फिर भी आप हमें इतना प्यार कैसे कर सकती हैं? क्या आपके मन में कभी भी इस बात का मलाल नहीं आया कि हम वही लड़की है जिनकी वजह से आपकी आपकी बेटी की जान गई? क्या आपके दिल में कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ? फिर भी आज तक आपने हमें पता नहीं लगने दिया और हमें ढेर सारा प्यार किया। हम समझ नहीं पा रहे हैं नानी माँ कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। आपने निस्वार्थ होकर हमें प्रेम किया, ये जानते हुए भी कि हमारी वजह से आपकी बेटी की जान गई। ऐसे बोलते हुए आस्था की आंखें नम हो उठी थी, क्योंकि आस्था को इस बात का सच तो पता चल गया था कि उसके माँ बाप की जान आस्था की वजह से गई है। इतना ही नहीं, उसके अपने सगे माँ बाप की जान उसकी वजह से गई है, लेकिन उसे अभी तक पूरा सच यह नहीं पता था कि किसने क्यों उसके परिवार की जान ली है। वो तो बस डेस्परेटली उस डॉक्टर को ढूंढना चाहती थी, और कहीं ना कहीं डायरी पढ़ने के बाद उसे इस बात का भी एहसास हो रहा था कि जरूर वो वही डॉक्टर होगा जिसे उसने संगीता और कुणाल की जान लेते हुए देखा था। तब नानी माँ ने आस्था के सर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरा, रुंधे आवाज में बोली, मेरी बच्ची, तू उस वक्त एक मासूम 5 साल की बच्ची थी जिसकी जान के हजारों दुश्मन थे। तुम जानती हो तुम्हारे आने के बाद मेरी बेटी की जिंदगी में कितनी सारी खुशियां आ गई थी। मेरी बेटी की जिंदगी में जब तुम नहीं थी, मेरी बेटी एक भी दिन सुकून से नहीं सो पाई थी। मेरी संगीता रातों को उठ उठ कर रोया करती थी। वह है ना प्रियंका की माँ सीमा, उसे बहुत ताने मारा करते थी। इतना ही नहीं, उसे वह बांझ कहकर बुलाया करते थी। मेरी संगीता ने मां ना बनने के कारण 2 से 3 बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन कुणाल ने उसे हर बार बचाया था। संगीता अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन जब तुम मेरी बेटी की जिंदगी में आई, मेरी बेटी खुश रहने लगी। तुम्हारे साथ जिंदगी के 5 साल मेरी बेटी ने बहुत खुशी से गुजर रहे थे। और तुम जानती हो, जब उसने मुझे तुम्हारा सच अपनी मौत के कुछ दिन पहले ही बताया था, क्योंकि शायद उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसीलिए पहले ही उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो एक बात बताओ तुम, मैं भला तुमसे प्यार कैसे ना करती बेटा? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो खुद हालातों की शिकार हुई थी। एक छोटी सी मासूम से 1 साल की बच्ची जिसके परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह भी पक्का नहीं है कि तुम्हारे दादाजी या तुम्हारा भाई जिंदा है या नहीं है, क्योंकि उस वक्त मेरी बेटी और दामाद तुम्हें वहां से लेकर भाग गए थे। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ उसके बाद क्या हुआ होगा। तुम जानती हो बच्चे, उस डायरी में जो एक एक बात लिखी हुई थी, मैंने ही संगीता को लिखने को कहा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफी ना हो, तुम्हें सारा सच पता चले। लेकिन धीरे धीरे मैं तुमसे इतना ज्यादा अटैच हो गई कि मैं खुद ही डरने लगी कि कहीं सच जानने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी, और मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा बोलकर नानी माँ की भी आंखें भर आती हैं और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया था। तब नानी माँ, जो कि आस्था काफी देर से जागी हुई थी, नानी माँ का साथ पाकर, उनके प्यार पाकर उसकी आंखें बोझल होने लगी थी, और नानी माँ ने आस्था को बड़े ही प्यार से अपनी गोद में सुला लिया था। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया उन सब लोगों की बेरहमी से हत्या करने के बाद कितनी ही घंटे तक नहाया था, क्योंकि उस वक्त वह पूरा उसका खून में रंगा हुआ हुआ था। नहाने के बाद अरमान ने अच्छे से अपना ड्रेसअप चेंज किया, और क्योंकि अब सुबह के ऑलरेडी 5 बज चुके थे, कोई भी पूरी रात नहीं सोया था, तो इसीलिए अरमान ने बाहर निकलकर उन सब की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में बोला कि हमें लगता अब मेंशन चलना चाहिए। अगर कोई पूछे तो बोल देना कि हम कुछ काम से गए थे। अब जैसे ही अरमान ने ये बोला, सबने अपना सर हाँ
में हिला दिया था। ध्रुव आहान भी अब उनके साथ हो लिए थे और तहखाना जो कि थोड़ी देर पहले उसकी दीवार है हर चीज खून से सनी हुई थी, वो अब एकदम क्लीन चुका था और पहले के जैसा खूबसूरत हो चुका था। और जल्दी ही वो सब मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे।